वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट में यूनिट 5th का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसके अंतर्गत सरल आवर्त गति यदि सीधी रेखा में गमन करते हुए एक बिंदु पर मिलती है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ two simple harmonic motion intersect at a point or superimpose at a point moving in the same direction, तब हमने उनके बारे में अध्ययन कर लिया था कि उसमें व्यतिकरण का प्रभाव आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, कि हाउ डज इंटरफेरेंस इज सीन इन दीज टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उसके पश्चात हम दो लंबवत दिशाओं में दो सरल आवर्त गतियां लंबवत दिशाओं में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आके सुपर इम्पोज होती है तो क्या प्रभाव दिखाई देता है, उसका हमने अध्ययन किया था। उस अध्ययन में हमने ये पाया था कि यदि सरल आवर्त गतियां लंबवत दिशा में गमन करती हुई एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं, जिनको हम सिंपल हार्मोनिक लिसाजू आकृतियां कहते हैं, लिसाजूस फिगर्स कहलाते हैं। उस लिसाजू पैटर्न्स जो हैं वो हमारे इसके आयाम पे, जो सरल आवर्त गतियां हैं उनके आयाम पे, उसके फेज पे और उसके आवृत्ति, तीनों के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने इसमें एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने इसका देख लिया था और हमने एक ग्राफीय विधि से किस तरीके से सरल आवर्त गतियों का अध्ययन कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया था। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एक फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। आज हम लेते हैं 1:2 की अगर आवृत्तियां रखें, सिंपल दो जो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियां हैं उनकी जो आवृत्ति है उनमें 1:2 का रेशियो है, तो आपके किस तरीके के पैटर्न्स ऑब्टेन होने चाहिए। 1:1 का हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, उसका एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण विधि भी पढ़ ली थी और ग्राफीय विधि का भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम इसका पहले एनालिटिक मेथड पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों के समीकरण लिखेंगे। पूर्व की भांति ही एक अगर सरल आवर्त गति x दिशा में है तो दूसरी आपकी y दिशा में होगी। तो इसका विस्थापन का या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं। x = a sin 2 ओमेगा t प्लस y। मैंने यहाँ पर आवृत्ति ओमेगा की बजाय 2 ओमेगा कर दी। दूसरी वाली जो समीकरण है y = b sin ओमेगा t रखी। अब दोनों आवृत्तियों में 1:2 का अंतर आ गया। a और b यहाँ पर हमारे दोनों सरल आवर्त गतियों के आयाम या एम्पलीट्यूड है और फाई जो है वो हमारा कलांतर या फेज डिफरेंस है। पूर्व की भांति ही हम अब t को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। इसके अंदर पहले ऊपर जो समीकरण 1 है उसको हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं sin a प्लस b के फॉर्म में। तो x/a बराबर sin 2 ओमेगा t cos phi प्लस sin phi cos 2 ओमेगा t। अब हमने इसको sin 2 ओमेगा t को भी ओपन कर लिया। कैसे? sin 2 थीटा हमें मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, उसी प्रकार से हमने इसको लिख लिया 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos phi प्लस sin phi cos 2 ओमेगा t को भी ओपन कर लिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। अब हम समीकरण 2 की मदद से sin ओमेगा t का मान हमें पता है y/b लिख सकते हैं। तो और cos ओमेगा t का अगर हम इसकी मदद से निकालें, देखिए cos ओमेगा टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं y²/b² का 1 माइनस y²/b² का अंडर रूट। तो ये सभी मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो ये देखिए रख दिए मैंने y/b, ये cos ओमेगा टी का cos phi ऐसे ही रह गया sin phi, और फिर ये
आ गया आपका। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, ये वाली जो टर्म है sin फाई वाली टर्म, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और ये वाली cos फाई वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ही रहने दी। उसके बाद हमने दोनों को स्क्वायर करके वर्क करा है, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसको होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर होगा और ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और माइनस 2ab का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में आपके पास सिंपली 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, हमारे को मालूम है साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई अगर कॉमन टर्म्स हैं तो ये 1 हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इनको ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए बाकी जो कॉमन टर्म्स हैं उनको साथ में ले लेंगे। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक तो आ जाएगी साइन स्क्वायर फाई टर्म और एक इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगी और उसके बाद एक 2ab की टर्म और आएगी। तो ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 4y4 b4 साइन स्क्वायर फाई और ऐसी की ऐसी टर्म यहाँ भी आपको दिखाई देगी। अब हमने इसके अंदर से 4y4 b4 वाली जो टर्म है उनको हमने साथ में लिख लिया और माइनस 4y स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लिख लिया। सारी टर्म्स को एक तरफ ले गए तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो आपके जो फॉर्म है वो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2xa साइन फाई, ये यहाँ से आया है, प्लस 4y4 b4 माइनस 4y स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर ए साइन फाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर भी हमारे को दिख रहा है कि ये 4y स्क्वायर बी स्क्वायर हमारी कॉमन टर्म्स आने वाली हैं, तो इनको भी हम कॉमन ले लेते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये होल स्क्वायर की टर्म बन रही है, तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए x अपॉन ए माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास ये टर्म आ गई y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बाई ए साइन फाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है, ये जो इक्वेशन आई है ये एक स्पेशल इक्वेशन है और ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, एक वक्र को रिप्रेजेंट करती है। कैसा वक्र, यानी एक प्रकार से एक सर्कल जो है उसको रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर 2 लूप्स हो। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये 2 लूप्स को फॉर्म करती है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल केस इसके हो सकते हैं, जैसे हमने फाई को इनिशियली 0 लिख लिया, अगर फाई को 0 रखेंगे या फाई को पाई रखेंगे, दोनों ही केसेस में साइन फाई हमारा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समीकरण 5 आपकी इतनी सी रह जाएगी, x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्लियरली 2 लूप्स को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। ये हम मैथमेटिकली जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये इक्वेशन 2 लूप्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसका देखें तो हमारे को ये कुछ इस तरीके की, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये 2 लूप्स की फिगर ऑफ 8 यहाँ पर निर्मित होगा। उसके बाद अगर हम देखें फाई का मान पाई बाय 4 हो, पाई बाय 4 होने पर साइन फाई का मान 1/√2 हो जाता है। और समीकरण 5 में अगर हम इन मानों को रखें तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो कुछ ये रूप ले लेती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही रहेगा। अब अगर हम इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से देखें तो ये भी लूप की ही इक्वेशन है, लेकिन अब उसमें सिमेट्री खत्म हो गई, 2
टेढ़े लूप हमारे को मिलने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके का डिस्टॉर्टेड फिगर ऑफ 8 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर करें, यदि फाई पाई बाई 2 हो तो फाई जब पाई बाई 2 होगा तो साइन फाई का मान 1 होगा। तो अगर हम ऊपर वाली समीकरण 5 में साइन फाई का मान 1 रखते हैं तो हमारी जो समीकरण है वो रीमॉडिफाई हो सकती है, और रीमॉडिफाइड फॉर्म में हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आता है x अपॉन a माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये दो पैराबोला की इक्वेशन है जो एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। तो इट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट पैराबोलिक इक्वेशंस। तो आपको जो रिजल्टिंग लिसाजू पैटर्न है वो कैसा मिलेगा, एक पैराबोला के आकार का मिलेगा। उसके पश्चात अगर हम कलांतर को 3 पाई बाय 4 या पाई रखें तो आपको उसी तरीके से 3 पाई बाय 4 पे आपको वापस डिस्टॉर्टेड फिगर ऑफ 8 मिलता है, एक टेढ़े 2 लूप मिलते हैं, और पाई पे पुनः आपको सिमेट्रिकल फिगर ऑफ 8 मिलता है, या आपको एक जैसे से 2 लूप्स आपको मिलते हैं। और ये पैटर्न्स आपके बार बार रिपीट होंगे। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न्स है लिसाजू पैटर्न्स, जो कि कब मिलते हैं, ये तब मिलते हैं जब एक सिंपल सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी दूसरे से दुगनी हो। तो ये हमने एनालिटिकल मेथड पढ़ लिया। अब इसी मेथड को हम ग्राफीय विधि से भी पढ़ना चाहेंगे। तो हम ग्राफीय विधि बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 1:1 रेशो का अध्ययन करने के लिए ली थी। हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि x दिशा में जो आवृत्ति है कण की वो तो हम ले लेते हैं ओमेगा, और y दिशा में जो कोणीय आवृत्ति है वो 2 ओमेगा ले ली, हमने अज्यूम कर ली। और x और y गतियों के आयाम हमने ले लिए a और b। और हम क्या करते हैं, दो सरल आवर्त गतियों को डिपिक्ट करने के लिए हम a और b त्रिज्या के वृत्त खींचते हैं, a और b रेडियस के एक सर्कल्स खींचते हैं, और उनको एक बिंदु से वामावर्त दिशा की गति की कल्पना करते हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इंटरसेक्शन डिपिक्ट करते हैं और उनको चिन्हित करते हैं। अब इसके अंदर हम जो इनको दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो निर्धारण है उसका हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका क्या ध्यान है कि अगर एक की आवृत्ति मतलब एक जो सर्कल है वो तो हमारा एक निश्चित टाइम पीरियड लेगा, लेकिन दूसरा जो है वो उससे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है तो वो उसका आधा ही समय लेगा। तो इसलिए अगर हम किसी एक पैटर्न के अंदर 8 बिंदु चिन्हित करेंगे तो दूसरे के अंदर केवल हमारे को 4 बिंदु ही चिन्हित करने होंगे। ठीक है, तो हमारे को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा लिसाजू आकृति करते वक्त। और हमारी इक्वेशन हमने यहाँ पर जो अज्यूम करी है वो कुछ इस तरीके से हैं, जो हमने ऊपर माना है कि x बराबर a sin ओमेगा टी और y बराबर b sin 2 ओमेगा टी प्लस फाई, यानी फाई को भी हमने यहीं पर ही जोड़ रखा है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से देखते हैं, पर इसके लिए हम पहले कलांतर को 0 ले लेते हैं। प्रारंभिक कलांतर 0 फेज डिफरेंस है। तो अब देखिए, अगर आप इसके फिगर को देखिए तो जो ये A वाली जो है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसके अंदर तो हमने बराबर बराबर 8 भाग ही करे हैं। ये जो सर्कल है उसके अंदर बराबर 8 भाग हमने कर लिए, 0 1 2 3 करते हुए 8 पॉइंट यहीं पर आ गया। लेकिन जब दूसरा सर्कल हमने B त्रिज्या का जो ड्रॉ किया है, B रेडियस का जो ड्रॉ किया है, उसके अंदर क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले डबल है तो जब तक ये एक चक्कर लगाएगा तब तक ये 2 चक्कर लगा लेगा। इसलिए हम 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, फिर उसके बाद 5 6 7 8। तो
तो इस प्रकार से ये 2 चक्कर कर लेगा जब तक ये 1 चक्कर पूरा करेगा। तो ये हमारा दोनों का पॉइंट का अजम्पशन हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 0 पोजीशन के जो पोजीशंस हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो 0 पॉइंट पे यहां से एक स्ट्रेट लाइन आई और 0 पॉइंट से यहां से एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, दोनों इस बिंदु पर आकर मिल गए। यहां हम एक डॉट लगा देंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद 1 की पोजीशन देखे, 1 यहां पर है तो वो यहां पर आके मिला और ये 1 यहां से आके मिल गया, तो यहां हम एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 वाली पोजीशन देखे, 2 की यहां पर आ रही है और यहां से 2 इस पोजीशन पे आ रहा है, तो हम यहां एक डॉट लगा देते हैं। फिर उसके बाद 3 की जो पोजीशन है उसको देख लीजिए, 3 यहां से आ रहा है और यहां से 3 इस पोजीशन से आ रहा है, यहां हमने एक डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद 4 की जो पोजीशन है वो यहां से आ रही है और यहां से आ रही है 4 की पोजीशन, तो ये वापस इस जगह पर ए बिंदु पर आ गया। उसके बाद 5 की पोजीशन देखिए, 5 की पोजीशन यहां से इधर आ रही है सीधी और यहां से इधर आ रही है, तो यहाँ हम एक डॉट लगा देते हैं। उसके बाद हम 6 वाली पोजीशन देखते हैं, इसके 6 पॉइंट यहाँ आ रहा है और इसका 6 का पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इस जगह पर बिंदु लगा दिया हमने। फिर 7 की बात करें तो 7 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर 7 इधर से आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। और उसके बाद हमने 8 को वापस इस जगह पर पाया। अब अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बिंदु हमने लगाए हैं वो कंप्लीटली एक फिगर ऑफ 8 बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमारे को ये फिगर ऑफ 8 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमने थ्योरेटिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर हमने कहा था कि इनिशियली जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो ये फिगर एक फिगर ऑफ 8 को निर्माण करेगा, वही हमारे को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम फाई को π/4 कर देते हैं तो क्या होगा। अब देखो डायग्राम तो यही रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमारा ये इनिशियल जो है वो तो यही का यही है, लेकिन यहाँ पर जो 0 की पोजीशन थी वो 45 डिग्री आगे हो गई, तो बाकी सारी चीजें वही रही, लेकिन 0, 4, 8 के पॉइंट्स अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो वो जो ए पॉइंट सेंटर में था वो अब यहाँ आ गया। 1 का बिंदु आपका इस जगह पर आ गया, है ना। अब 2 का देखिए, 2 कहाँ पर है, 1, 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से इस जगह पर आ रहा है। 2 की पोजीशन यहाँ पर आ रही है और यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। फिर 3 इसकी पोजीशन यहाँ से आ रही है और इधर से इस पर आ रही है 3 की पोजीशन, तो हम यहाँ पर सॉरी ये 2 की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है, 3 की पोजीशन यहाँ से आ रही है और ये इस जगह पर मिलेगी। इस तरीके से अगर हम इनको पॉइंट दर पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लेते जाएं और इसको प्लॉट करते जाएं, तब हम इसको देखेंगे कि ये एक आपको 2 लूप्स तो मिलते हैं, लेकिन वो 2 लूप्स अब हमारे डिस्टॉर्टेड हो गए, उनकी जो आकृति है वो विकृत हो चुकी है। तो ये हमारा यही पैटर्न हमने ऊपर अध्ययन भी किया था, तो यही हमारे को इसके अंदर प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम कलांतर π/2 के लिए करें तो ऐसे में क्या होगा, 0 पॉइंट अब कहाँ से शुरू होगा, π/4 यहाँ था, π/2 यहाँ होगा, यानी 0 यहाँ से शुरू होगा। तो 0 की पोजीशन इनिशियल देख लेते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर यहाँ है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इस बिंदु पे और फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले इधर मूव करेगा और फिर इसी को वापस रिट्रेस करके यहाँ पर आएगा।
इसको आप खुद करके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार का आपको पैटर्न मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 बाय 1 सभी कलांतरों के लिए करें तो हमारे को ये सारे पैटर्न्स रेगुलरली मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिसाजू पैटर्न्स को ऑब्टेन करने की ग्राफीय विधि से भी हमने इसको सिद्ध कर दिया कि अगर दो सरल आवर्त गतियां 1:2 की आवृत्ति में अगर कहीं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न जो है वो इस प्रकार से कलांतर के ऊपर निर्भर करता हुआ अलग अलग रूप ले सकता है, और यही हर बार रूप हमारे को प्राप्त होगा। तो इसको हम धन्यवाद, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।